नमस्कार फ्रेंड्स। आज जो हम बात करने वाले हैं दैट इज़ वेरी हॉट टॉपिक ऑफ द टाउन। हम बात करने वाले हैं क्लोज 22 विथ रेस्पेक्ट टू सेक्शन 43BH टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। बिल्कुल सीजन टैक्स ऑडिट का है और हम उस पर डिस्कस ना करें ये हो नहीं सकता। अभी सेशन कुछ डिलीवर हुए और उनमें सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन पॉइंट था, कल भी एक सेशन डिलीवर करने वाला हूँ, वो है सेक्शन 43BH। बिना टाइम वेस्ट किए हम समझते हैं ये क्लोज कहना क्या चाहता है, क्योंकि मार्च 2024 के अंदर जो नोटिफिकेशन आया उसमें भी हमें गाइडेंस दिया गया और वो गाइडेंस क्या है वो सब हम बात करेंगे। आप जो देख रहे हैं पीछे ये टैक्स ऑडिट बुक विद योर ब्लेसिंग ऑफ ऑल ऑफ यू आई हैव रिलीज 15 डेज बैक क्लोज बाई क्लोज। हम सीधा 22 क्लोज पे जाते हैं। इंडेक्स में ओपन कर रहा हूँ और इंडेक्स में हम देखते हैं क्लोज 22। थोड़ा सा जूम करूँगा मैं ताकि आपको भी कन्फ्यूज़न ना हो। क्लोज 22 जो आपको दिखाई दे रहा है 134 पेज नंबर जो आप देख पाएंगे। 134 पेज नंबर पे सीधा पहुंचते हैं हम और देखते हैं ये क्लोज कहना क्या चाहता है। थोड़ा सा हम नीचे आते हैं नेक्स्ट पेज पे एक तरीके से, क्योंकि जो नोटिफिकेशन जो दिया गया है वो क्या कहना चाह रहा है वो हम समझते हैं। देखिए अमेंडमेंट टू फॉर्म 3CD आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको आप देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने जो 5 मार्च 2024 को जो ये आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं जिसका नंबर भी दिया गया है वो बताया और कहा कि ये जो हमें रिपोर्टिंग करनी है वो किस तरीके से करनी है। पहले तो ये बताया गया ये 26 क्लोज के अंदर ही आएगा, पर बाद में एक कोरिजेंडम आप देख सकते हैं जो टू द अमेंडमेंट आया वो देखिए सब्सिक्वेंट कोरिजेंडम इशूड। थोड़ा सा हम ऊपर भी करते हैं इसको पढ़ने के लिए, ऊपर की साइड issued to by the CBDT वाइड नोटिफिकेशन 19/3/2024। वो क्या कहता है, करेक्टेड दिस ओवरसेट, मतलब जो ये कंफ्यूजन था उसको कहा गया कि ये कोरिजेंडम मेड चेंजेस टू क्लोज नंबर 22। थोड़ा सा और ऊपर करेंगे हम इसको और कहा गया 22 के अंदर अब ये रिपोर्टिंग होगी ना कि 26 के अंदर। ये कंफ्यूजन दूर कर दिया गया। रीज़न क्या है, क्योंकि 26A to G जो है 43B A B C D E F G वो पर्टिकुलर ड्यू डेट की बात करता है। 139(1) के अंदर अगर आपकी जो ड्यू डेट है रिटर्न की वो पेमेंट हो गया तो रिपोर्टिंग होगी। परंतु सेक्शन जो 43BH जो क्लोज है वो इस ड्यू डेट की बात ही नहीं करता। वो बात करता है मार्च तक अगर पेमेंट हो गया है फाइन इनम और जो MSMED एक्ट है उसके अकॉर्डिंग 45 दिन के अंदर पेमेंट हो गया है, इवन मार्च के बाद भी, परंतु 45 दिन के अंदर तो भी हम कंसिडर करेंगे, परंतु ड्यू डेट को कंसिडर नहीं किया गया। तो विथ रेस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर DNA इसको इस 26 क्लोज से अलग रखा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 22 क्लोज में ये नहीं आने वाला, ये क्लोज में आने वाला है। 26 क्लोज में नहीं आने वाला, 22 क्लोज में इसकी रिपोर्टिंग होगी, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं आपको एक यूटिलिटी पे लेके चलता हूँ। यूटिलिटी जो इनकम टैक्स की है, आप देखिए कि रिपोर्टिंग कैसी है। हम फ्लिप करेंगे इस पेज को और यूटिलिटी पे हम चलेंगे कि यूटिलिटी क्या कहना चाहती है। हम PDF से जो यूटिलिटी वाला जो कॉलम, हाँ बिल्कुल ये यूटिलिटी जो है आप देखिए इसमें रिपोर्टिंग क्लोज 22 की क्या है। पहले तो 22 क्लोज के अंदर जो रिपोर्टिंग आती थी वो इंटरेस्ट आता था। आप देख सकते हैं 22 क्लोज A अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनएडमिसिबल अंडर सेक्शन 23 ऑफ MSMED एक्ट, वो यहाँ पे आना है। दूसरा जो अब ऐड हुआ वो हुआ जो 43BH के अंदर जो डिसअलावेंस का अमाउंट है, लमसम अमाउंट है। ये तो 5 लाख मैंने ऐसे ही भरा हुआ है, ये लमसम अमाउंट आएगा। कोई वाइफर्केशन नहीं है, एसेसिव वाइज वाइफर्केशन नहीं है, पूरा का पूरा ऐसा ही आने वाला। तो ये एक हम बात करते हैं रिपोर्टिंग इस तरीके से होगी। अब हम वापस चलते हैं और मैं बाद में बताऊंगा अभी डिस्क्लोजर किस तरीके से देना है। बीइंग ए प्रोफेशनल आपको डिस्क्लोजर भी देने रहेंगे, मेरा ये व्यू है। बाकी आप और अच्छे अपने ओपिनियन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में जब वीडियो आप कंप्लीट करेंगे। हम एंड तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अब हम वापस शुरू में चलते हैं क्लोज 22 के। 1 बाय 1 कवर करूंगा मैं और किस तरीके से ये हमें हिट करने वाला है। थोड़ा जूम करूंगा, की प्रोविजन क्या कहता है, फास्ट फिनिश करेंगे। सेक्शन 23 वो सीधा ये बोलता है, जैसे अभी हमने बात की, जो इंटरेस्ट पेबल और पेड होगा MSMED एक्ट, परंतु ये डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर नहीं है। सेक्शन 16 क्या बोलता है, अगर पे करने में विद इन स्पेसिफाइड जो टाइम लिमिट दी गई है सेक्शन 15 की, अगर नहीं करता तो इंटरेस्ट लगेगा, 3 टाइम्स इंटरेस्ट लगेगा जो बैंक नोटिफाइड करता है RBI द्वारा। सेक्शन 15 क्या बोलता है, 45 दिन के अंदर पेमेंट करना है, अगर कोई डेट एग्रीड नहीं है, नहीं अदरवाइज 15 दिन के अंदर। सेक्शन 22 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोलता है कि जो ऑडिटर है
वो डिस्क्लोज, इवन ऑडिटर इन द सेंस कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो फाइनेंशियल बनेंगे बायर्स, वो बायर यानी वो डिस्क्लोज करेगा ये सारी चीज़ें। ये देखो, बीइंग मैं प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर मैं ऑडिट कर रहा हूँ, डिसअलाउंस कर रहा हूँ, तो मेरे को, या मैं कंपनीज ऑडिट की कंपनी की टैक्स ऑडिट कर रहा हूँ तो और ऑडिटर दूसरा है, तो मेरे को ये डिस्क्लोजर देखना बहुत ज़रूरी होगा। और मैं अगर बीइंग अ प्रोफेशनल की बात करूँ तो ये इस जो पर्टिकुलर जो आपको ये कॉलम दिए गए हैं ये डिस्क्लोजर जरूरी होंगे जो मेरे को देखने होंगे। जैसे प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अनपेड है, वो इंटरेस्ट पेड हुआ, राइट, इंटरेस्ट ड्यू हुआ, लेट पेमेंट की बात कर रहे हैं सारे के सारे। इंटरेस्ट, फोर्थ पॉइंट है, इंटरेस्ट एक्रूड बट अनपेड एट द ईयर एंड, एंड द लास्ट फर्दर इंटरेस्ट ड्यू इन सक्सीडिंग ईयर, राइट, अंटिल इंटरेस्ट इज पेड। ये सारे के सारे आप देख सकते हैं। और ऊपर लेंगे हम ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ा सा और ऊपर करके दिखाता हूं मैं आपको कि ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ध्यान से समझिएगा। देखो पहला पॉइंट क्या है, वेरीफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर। अभी मैंने बात की थी ऊपर जो डिस्क्लोजर आया है वो डिस्क्लोजर जरूरी होगा हमें देखना, क्योंकि उसके अंदर अगर ऑडिटर और कोई ऑडिटर है, जैसे कंपनीज एक्ट में टैक्स ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट दूसरा कर रहा है और साइन किसी दूसरे ने किया है स्टैट्यूटरी ऑडिट, तो हमें ये डिस्क्लोजर देखना होगा उसने जो फाइनेंशियल कंटेंट्स किए हैं उसमें बायर ने क्या डिस्क्लोजर दिया है, राइट। दूसरा पॉइंट है इफ डिस्क्लोजर आर एब्सेंट। देखिएगा अगर डिस्क्लोजर है ही नहीं तो देखो ये भी एक एमएसएमई एक्ट को एक तरीके से फॉलो नहीं किया गया, और एक तरीके से ये हमें मेंशन करना पड़ेगा, आप समझिएगा, एज ए कि कोई डिस्क्लोजर ही नहीं है हमारे पास, समझ रहे। और थर्ड, आस्क ऑडिटी टू प्रोवाइड लिस्ट ऑफ सप्लायर। बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सबको कहता हूं जितने भी सेशन होते हैं एटलीस्ट आप मेल डालें, अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करें। अगर आपके पास मार्च आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स की लिस्ट है उस लिस्ट को अटैच कीजिए और मांगिए कि कौन कौन से एमएसएमई एक्ट जो हमारा है उसके अकॉर्डिंग जो सेक्शन 15 और 16 है उसमें कौन फॉल करता है, और 43BH के रेस्पेक्ट में डिसअलाउंस किनके साथ होना है तो आप प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि अभी तक भी कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है दोस्तों जो हमें ये बताए कि हम पेन बेस पे पता लगा सके कौन माइक्रो स्मॉल है। और ये माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस पे ही एप्लीकेबल होगा, अगर सेलर माइक्रो स्मॉल है, बायर कोई भी हो सकता है। पूरा इसका जो अगर आप देखना चाहते हैं कि 43BH और डिसअलाउंस किस तरीके से होगा एमएसएमई एक्ट के अंदर, वो एक सेपरेट वीडियो, हम डिसअलाउंस पे नहीं जा रहे, हम पर्टिकुलर क्लोज 22 की बात कर रहे हैं अभी। तो ये बीइंग अ प्रोफेशनल मेरे को ड्यूटी डिस्चार्ज करनी पड़ेगी, चेक करूंगा और उसका डिस्क्लोजर भी दूंगा। डिस्क्लोजर और ऑब्जर्वेशन अभी मैं आपको बताने वाला हूं क्या डिस्क्लोजर देना है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं मेरी वेबसाइट caabhishekjain.com से। वहाँ पे मैंने अलग से एक ब्लॉग लिखा है जिसमें डिस्क्लोजर का फॉर्मेट दिया हुआ है। और भी कोई डिस्क्लोजर चाहिए तो मैं आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। फॉर्मेट्स है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक टू यू विद द रिक्विजिट फॉर्मेट्स। प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट फोर्थ पॉइंट है, थोड़ा सा और ऊपर मैं लेता हूं, इफ सेलर इज माइक्रो स्मॉल, तो ये इंटरेस्ट का प्रोविजन भी हमें देखना रहेगा। अब बात आती है रिपोर्टिंग का स्टेप क्या होगा, थोड़ा सा और ऊपर कवर करता हूं ताकि अच्छी तरीके से देखा जाए। जूम भी लेता हूं, मैं जूम करता हूं। तो कंफर्म वेदर द एंटरप्राइजेज इज कवर्ड एमएसएमई एक्ट, क्लियर, फाइन है। क्रॉस चेक करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डिस्क्लोजर, ये भी अपन को करना है। थर्ड, ऑब्टेन रिव्यू ए लिस्ट ऑफ सप्लायर, ये मैं आपको बता चुका हूं। इंटरेस्ट पेबल जो है देखो इसकी कैलकुलेशन है, वो अब कितना हमारे पास समय, चैलेंजेस कितना है वो एक हमें देखना पड़ेगा, कितना डिस्क्लोजर है। फिफ्थ पॉइंट है वो हम बात करते हैं, रिपोर्ट अमाउंट डेबिटेड टू P&L अकाउंट क्लोज 22। देखो अगर डेबिट होगा तभी डिसअलाउड होगा, वैसे तो इंटरेस्ट तो डिसअलाउड है ही है, ये आप ध्यान रखिएगा, पर इंटरेस्ट डेबिट ही नहीं किया तो इफ नो इंटरेस्ट इज रिकॉग्नाइज रिपोर्ट अकॉर्डिंगली बट कंसिडर इट्स इंपैक्ट। देखिएगा ट्रू एंड फेयर व्यू, अगर देखिए अगर बात आती है इंटरेस्ट अगर डेबिट है P&L में डिसअलाउड होना है। अब इंटरेस्ट डेबिट ही नहीं है परंतु डिसअलाउड इंटरेस्ट का प्रोविजन एमएसएमई एक्ट के अकॉर्डिंग होना था, तो अगर नहीं हो रहा तो इट्स इंपैक्टिंग ट्रू एंड फेयर व्यू, माइंड इट, इट्स इंपैक्टिंग ट्रू एंड फेयर व्यू, योर डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड इन दिस रिगार्ड। अब बात आती है नॉन रिकॉग्निशन ऑफ इंटरेस्ट, थोड़ा सा एकदम ऊपर लूंगा अपर साइड में एकदम ताकि आपको दिखाई दे, और ऊपर की साइड में मैं लेता हूं इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को, नॉन रिकॉग्निशन ऑफ इंटरेस्ट, इफ नो रिकॉग्निशन, थोड़ा सा और ऊपर करेंगे दिखने में दिक्कत ना आए। इफ नो इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड नो अमाउंट इज इन, ये मैं आपको कवर कर चुका हूं। इफ द ऑडिटी हैजंट क्लेम इंटरेस्ट इन अकाउंट, क्लेम ही नहीं किया तो डिसअलाउड हो नहीं सकता, पर इंपैक्ट क्या होगा वो हमें ध्यान रखना है आने वाले सालों पे। मर्केंटाइल सिस्टम है,
देखो कैश पे बेसिस पे है तो वैसे डिसअलाउड नहीं होना है, परंतु मर्केंटाइल सिस्टम है और फिर प्रोविजन नहीं हुआ तो ट्रू एंड फेयर व्यू को इफेक्ट करेगा और क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगा। फ्रेंड्स ये देखिए इस तरीके से हमें ये प्रोविजन करने रहेंगे। मैं नेक्स्ट आता हूँ, कुछ और चीज़ें फास्ट कवर करता हूँ ताकि हम कम से कम समय में एकदम और ऊपर नेक्स्ट पेज पे मैं जाता हूँ। और नेक्स्ट पेज पे आप पेज नंबर 134 से हमने शुरू किया, पॉइंट्स टू बी केप्ट। अब ये देखो मैं थोड़ा सा और जूम करूंगा यहीं से, इसी पेज से। नो प्रिस्क्राइब रिपोर्टिंग, मैंने आपको देखा लमसम आपको अमाउंट डालना है। ब्रेकअप डिटेल नोट रिक्वायर्ड, ये मैं आपको बता चुका हूं, लमसम अमाउंट आने वाला है। थर्ड, टैक्स ऑडिटर्स ओपिनियन डिसअलाउबिलिटी, ये मैं डिस्क्लोजर आपको देने वाला हूं, अभी दिखाने वाला हूं नेक्स्ट बार में। वेरीफाई अमाउंट आर अदरवाइज एडमिसिबल, अगर और किसी तरीके से जैसे 37(1) में अगर डिसअलाउंस हो चुका है और किसी कारण से डिसअलाउंस, तो बार बार हम 2 बार डिसअलाउड नहीं करने वाले। नो रिपोर्टिंग ऑफ डिसअलाउड अमाउंट अदरवाइज, ये मैं आपको बता चुका हूं, एक बार हो गया। रिपोर्टिंग डिलेड पेमेंट 31/3/2024 उसी का करना है। अगर देखो दो चीजें, डिसअलाउबिलिटी कब है, जब आउटस्टैंडिंग हो और 45 डेज या 15 डेज एक्सपायर हो चुके हो। अगर ड्यूरिंग द पीरियड ही पेमेंट हो चुका है, 23-24 के अंदर आउटस्टैंडिंग था 45 दिन के बाद भी, परंतु पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर, तो कोई डिसअलाउबिलिटी नहीं होगी 43BH के अंदर। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि डिलेड पेमेंट मेड ऑन बिफोर, ये मैं आपको कवर कर चुका हूं अभी। आपको कैश बेसिस पे अकाउंटिंग है तो कोई डिसअलाउड नहीं आने वाला। नेक्स्ट हम आते हैं, क्योंकि कैश बेसिस पे तो अलाउड भी कैश बेसिस पे होगा, मर्केंटाइल बेसिस पे तो होगा ही नहीं। और माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस को हमें आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा। हमारे पास फिर मैं कहता हूं कोई मैकेनिज्म नहीं है, ये हमारे को केवल ऑडिटी या हमारा जो क्लाइंट है वही बताने वाला है कि किस तरीके से कौन कौन से जो क्रेडिटर्स हैं वो इसके अंदर आने वाले हैं। मेल हमें जरूर ड्रॉप करना है, माइंड इट, हमें पूछना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। अब आपके पास अगर उद्यम रजिस्ट्रेशन आ गए तो आप वेरीफाई कर सकते हो कैटेगरी, राइट। लेटर ऑफ एंगेजमेंट, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, देखिए ध्यान रखिएगा विथ रेस्पेक्ट टू 43BH आम जरूर MRL जो है उसमें भी मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर और एंगेजमेंट लेटर में हम जरूर लिखाएंगे इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट नॉट द प्रोफेशनल, कि भाई आइडेंटिफाइड करें। हम कैसे प्रोफेशनल आइडेंटिफाइड कर सकते हैं, देयर इज नो मैकेनिज्म। अपवर्ड क्लासिफिकेशन और लोअर क्लासिफिकेशन जो है वो उसके अकॉर्डिंग वो कंसिडर किए जाएंगे। नेक्स्ट आता हूं MCA फाइलिंग। MCA फाइलिंग के अंदर आप ध्यान रखिएगा MSME 1 2 बार फाइल होता है, उसमें भी आप फॉर्म अगर कोई ऑडिटर दूसरा जरूर आप देखें कि इसके अंदर डिस्क्वालिफिकेशन क्या हुआ है। नेक्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन इन द सेंस नॉट डिसअलाउबिलिटी अगर कुछ हुई है और इंटरेस्ट के रेस्पेक्ट में क्या अमाउंट डाला गया है जरूर देखना पड़ेगा। अगर चेक से पेमेंट किया गया है तो विद इन द स्पेसिफाइड टाइम जो है उसके अंदर पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, रियलाइजेशन चेक का हुआ कि नहीं हुआ। अब साथ ही साथ हमारी ड्यूटी ये और हो गई, हमें BRS भी चेक करने पड़ेंगे अगर कोई आउटस्टैंडिंग है। और नेक्स्ट ईयर यानी 24 का अप्रैल और मई 15 तक एटलीस्ट हमें ये देखना पड़ेगा कि वो चेक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर हो गया देन फाइन इनफ, अदरवाइज दिक्कत होगी। नेक्स्ट आते हैं पेमेंट ड्यू डेट डिलीवरी वाइज। अब बात है क्योंकि डिलीवरी पे ये बोलता है कि डिलीवर्ड हुआ, थोड़ा सा एक डिफिकल्ट होता है कि हम एक कैलकुलेशन जब इंटरेस्ट की करते हैं तो एक डिलीवरी का जो बात करते हैं कि डीम्ड डिलीवरी और वो डिलीवर्ड हो गया, वो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैं नहीं ले रहा, वो मैं ऊपर आई बटन पे एक लिंक देता हूँ, उस पर आप देख सकते हैं कि ये डीम्ड डिलीवरी क्या एक्सेप्टेंस क्या मानी जाती है, वो हम इस पर नहीं आ रहे। अब बात आती है कैपिटल गुड्स के रेस्पेक्ट का क्या डिसअलाउड होना है। देखो डिसअलाउबिलिटी नहीं रहेगी, लेकिन कैपिटल गुड्स के रेस्पेक्ट में इंटरेस्ट का पार्ट जरूर बनेगा, क्योंकि डिसअलाउबिलिटी इसलिए नहीं होगी 43BH की क्योंकि वो डेबिट एक्चुअली P&L के अंदर हम उसका एक्सपेंसेस क्लेम नहीं कर रहे विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल गुड्स, बट इंटरेस्ट की जो प्रोविजन है वो बनेगा। अगर नहीं हो रहा तो ट्रू एंड फेयर व्यू वो जरूर रहेगा। फ्रेंड्स ये बुक जो मैंने रिलीज की, नीचे एकदम लास्ट पॉइंट पे आता हूँ, कुछ ऑब्जर्वेशन ऑफ ICAI के भी मैंने डाले हैं हर विद रेस्पेक्ट टू एवरी क्लोज, क्योंकि 43BS तो अभी आया है, अभी ICAI के हमारे पेरेंट जो बॉडी है आने हैं ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन जैसे कि आप देख सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू 22 क्लोज जो था ये दिया है इंटरेस्ट का रेस्पेक्ट। वाइल रिव्यूइंग वेरियस ऑडिट रिपोर्ट it was observed that where the auditee has provided for or paid any interest payable under the MSMED Act as per the audited financial statement, the same was not reported under this clause as an amount so inadmissible under section 23 of MSMED Act. फ्रेंड्स बिल्कुल ध्यान रखें, जो ये सब चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्लोजर और भी क्लोजेज जो इंपॉर्टेंट रहेंगे मैं डिस्कस करता रहूँगा। आप ध्यान से देखिएगा जो बुक रिलीज़ की, अगर आपको ये बुक चाहिए, बुक का पेज जरूर मैं आपको कवर पेज जरूर दिखाऊंगा। अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको इसका लिंक देने वाला हूँ। इफ़ यू वांट टू परचेज यू कैन परचेज इट। कुछ इंपॉर्टेंट जो फीचर दिए हैं, क्योंकि डिस्कशन इंट्रिकेसीज जैसे 44
44 AD के आपस में और 44 AB जो टैक्स ऑडिट के क्लाउजेस हैं उन पे क्या होगा, कोई अगर डॉक्टर है और साथ में 44 AD ले सकता है या नहीं ले सकता, डिस्कशन ऑन चेंजेस इन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो अभी असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए जो टैक्स ऑडिट में चेंजेस हुए हैं वो ऑडिट रिपोर्ट में वो मैंने स्पेसिफिकली एक कवर किया गया है। ICAI के ऑब्जर्वेशन जैसे कि मैंने आपको दिखाया वो इसमें बिल्कुल एक रीडेबल फॉन्ट में दिए गए हैं। रेफरेंस टू गाइडेंस नोट वेर एवर रिक्वायर्ड आवर पेरेंट बॉडी ICAI ने जो दिए हैं वो इसमें इनकॉर्पोरेट किए गए हैं और बजट 2024 के जो प्रपोजल्स थे वो भी मैंने इनकॉर्पोरेट किए हैं। आपका व्यू और फीडबैक जरूर चाहूँगा विथ रेस्पेक्ट टू दिस बुक इफ़ यू हैव परचेज इट। और इस वीडियो के रेस्पेक्ट में अगर आपकी कोई क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। और ऑब्जर्वेशन उससे भी फिनिश करने से पहले मैं एक ऑब्जर्वेशन जरूर आपको लेके जाना चाहूँगा। ऑब्जर्वेशन जो है हमारी डिस्क्लोजर 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किए, ये आपको मेरी वेबसाइट से मिल सकते हैं। तीनों क्लोज बढ़ा लूंगा, मैं आपको बड़ा करके दिखाने वाला हूं। देखो पहला एक सिचुएशन है टेस्ट चेक एंड इन्फॉर्मेशन एंड रिप्रेजेंटेशन रिसिप्ट फ्रॉम द क्लाइंट, थोड़ा ऊपर की साइड में लूंगा। ये डिस्क्लोजर है जो हमारे पारा 3 ऑफ फॉर्म 3 CA और पारा 5 ऑफ फॉर्म 3 CB में आने वाले हैं। आप ध्यान रखिएगा 3 सिचुएशन बनेगी। अगर हमने टेस्ट चेक किया है बीइंग ए प्रोफेशनल और रिप्रेजेंटेशन इन्फॉर्मेशन क्लाइंट से आई है। दूसरी सिचुएशन हमने पूरा चेक किया और इन्फॉर्मेशन क्लाइंट से रिसीव हुए। थर्ड है हमने वेरीफाई ही नहीं कर पाए क्योंकि क्लाइंट ने इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड एग्जिस्ट ही नहीं है। तो मैं 1 by 1 फास्ट कवर करता हूं। पहला डिस्क्लोजर आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। इन द कोर्स ऑफ ऑडिट टेक्स्ट चेक किया है। वी कंडक्टेड वेरिफिकेशन ऑन ए टेस्ट चेक बेसिस टू वेरीफाई डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 43BH ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, right, as per clause 22. Our verification relied on the MSME classification provided by the auditee, right? We are totally dependent on them. And representation made by the management. ऊपर थोड़ा सा लूंगा. We did not independently verify the accuracy. राइट कर भी नहीं सकते, कैसे करेंगे, कोई मैकेनिज्म नहीं है ऑफ द MSME क्लासिफिकेशन। कंसेक्वेंटली आवर असेसमेंट ऑफ द कंप्लायंस विथ रेस्पेक्ट टू 43BH इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन एंड रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट। देयरफॉर आवर ओपिनियन इज डिपेंडेंट ऑन द करेक्टनेस, और ऊपर लूंगा थोड़ा सा, ऑफ दीज क्लासिफिकेशन, रिप्रेजेंटेशन एंड द एडुकेसी ऑफ द सैंपल टेस्टेड। ड्यू टू दीज लिमिटेशन द अमाउंट ऑफ डिसअलाउंस mentioned in the clause 22 may not be accurate or complete। लाइक दिस तरीके से हमें पारा 3 और 5 में ये डिस्क्लोजर ऑब्जर्वेशन डालने रहेंगे। इस तरीके से दूसरा, जब मैं 100% चेकिंग करता हूं तो टेस्ट चेकिंग का इसमें क्लोज नहीं आएगा जो मैंने बोला। थर्ड वाले पॉइंट पे सीधा चलता हूं। अगर वो अनेबल है वेरीफाई करने के लिए तो देखिएगा कि उसने दिया ही नहीं, तब हमें क्या करना है। दूसरा तो केवल टेस्ट चेक नहीं है, फुल चेक है, तो टेस्ट चेक वाली लैंग्वेज मैंने हटा दी है। अब मैं अनेबल टू वेरीफाई है, क्यों? क्योंकि उसने इंफॉर्मेशन नहीं दिया। इन द कोर्स ऑफ ऑडिट लैंग्वेज देखिएगा, वी नोटेड दैट द ऑडिटी डज नॉट मेंटेन कंप्लीट रिकॉर्ड्स नेसेसरी टू वेरीफाई द डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 43BH ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। थोड़ा ऊपर करूंगा। कॉन्सिक्वेंटली we are unable to determine whether all amount claimed under this section have been correctly accounted for the duly paid within the specified time frame। हुआ नहीं हुआ, this limitation restrict our ability to verify the completeness and the accuracy of the compliance with respect to section 43BH। therefore reporting in clause 22, right, thereby reporting in clause 22 and as such to that extent our report is qualified। आप समझिएगा ये क्वालिफाइड होगा अगर ऐसा है। और लास्ट लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इस ऑब्जर्वेशन के नीचे एक डिस्क्लोजर दिया है, इट्स माय पर्सनल व्यू और आप इंफॉर्मेशन पर्पस ओनली। तो अगर आपको लगे इसमें और सुधार हो सकता है, प्लीज़ इंटीमेट मी, क्योंकि दिस इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द प्रोफेशन। और कोई एडवाइस भी नहीं दे रहा, बट इट्स माई सजेशन, माई एडवाइस, सो दैट वी कैन हैव प्रोफेशनल प्रोटोकॉल वाइल डिलीवरिंग आवर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट टू द डिपार्टमेंट। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, कमेंट का इंतजार करूंगा। हैप्पी टैक्स ऑडिट सीजन। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।